वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जो यूपी टीईटी का जो पांचवा पार्ट होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे संबंधित जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैवमंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फैक्चुअल अध्ययन है, साथ में आपको बाद में एमसीक्यू भी हम लोग हल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जैवमंडल होता क्या है। देखिए जैवमंडल का अर्थ है कि कहां कहां पे हमको जीवन मिलेगा, यानी हम कहेंगे पृथ्वी पर वायु है, जल है और भूमि का वह क्षेत्र जहां पे क्या है विभिन्न प्रकार के जीवधारी। जीवधारियों का मतलब पौधे हैं, प्राणी है और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, निवास करते हैं या पाया जाता है। यानी जहां पर भी आपको जीवन की संभावना होती है वह सब जैवमंडल के अंतर्गत आता है, चाहे वो वायु में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे जमीन के नीचे हो। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसको और समझते हैं। तो जैवमंडल आखिर है क्या। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने अभी बताया है कि पृथ्वी का कौन कौन सा हिस्सा हो सकता है। तो एक होता है आपकी पृथ्वी की सतह है, यहां पर जीवन पाया जाता है। आपका सतह के ऊपर यानी वायुमंडल है, यहां भी आपको जीवन मिलेगा। और जलमंडल, जलमंडल का मतलब है आपकी झील है, नहर है, समुद्र है, ठीक है ना, महासागर है, इनमें भी क्या होता है जीवन पाया जाता है। तो आखिर आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और जलमंडल इन सभी को मिलाकर के क्या होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। और इसे ही क्या कहते हैं, जीवन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप पूछेंगे कि जैवमंडल के घटक कौन कौन से हैं, यानी कहां कहां पे जीवन पाया जा सकता है, आपको बताना है। तो आप कह देंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए गैसों का परत होता है। और जलमंडल है जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी समुद्र, नदियां, झीलें, जो आपके ग्लेशियर हैं, भूजल, इन सब के अंतर्गत क्या होता है, जलमंडल के अंतर्गत आता है। और आपका स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, इनकी भाई साहब अंग्रेजी में भी ध्यान रखना है कि स्थलमंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो दोस्तों स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस सतह या भूमि को कहा जाता है और ये पौधों और स्थलीय प्राणियों का आवास भी होता है। तो जैवमंडल की विशेषताएं में आएंगे तो क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के जीवधारी और उनका पर्यावरण शामिल होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो क्या है, ये जीवों और अजैविक, यानी अजैविक में आपका एयर है, वाटर है, सॉइल है। अभी मैंने आपको अजैविक वाले बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तत्वों की परस्पर क्रियाओं से संतुलन बनाए रखता है। देखिए जीव आपस में भी क्रियाएं करते हैं और अपने पर्यावरण के साथ भी एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते रहते हैं। अब देखिए जैवमंडल में जो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है, यानी जीवन चक्र किससे चलता है, तो ये सूर्य से मिलने वाली प्रकाश से चलेगा। ठीक है ना। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कोई पूछ सकता है कि यह जैवमंडल कितना मोटा है या कितना पतला है। एक ही बात है, अगर कोई पूछे कितना पतला है तो भी वही बात होगी, और कितना मोटा पूछे तो भी वही बात है। दोस्तों इस बारे में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो आप कहेंगे, जैसे हम सतह ले लेते हैं तो ये समुद्र की गहराई से लेकर वायुमंडल के ऊपरी सतह तक फैला होता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, जीवन की सीमा इसमें सीमित रहती है। अब पूछ सकता है कि जैवमंडल कितना गहरा हो सकता है, यानी पृथ्वी के नीचे। तो इसके लिए क्या होता है, आप कहेंगे कि जो समुद्र की अधिकतम गहराई है समुद्र में, यानी प्रशांत महासागर में जो मैरियाना ट्रंच है, उसकी मैक्सिमम गहराई कितना है, 11 किलोमीटर है। आप लोग भी जानते हैं। तो उतनी गहराई तक जाएगा। और पृथ्वी की सतह के ऊपर कितनी ऊंचाई तक जीवन मिलेगा, ये आपका 10 किलोमीटर तक होता है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अब आप लोग जैवमंडल के बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि ये कितना मोटा है या कितना पतला है, या इसकी लेयर कितनी है। ठीक है। तो मोटाई आप बताएंगे कि पृथ्वी के नीचे गहराई से लेकर के 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 21 किलोमीटर की गहराई पर या मोटाई पर यह पाया जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जीवन होता है।
अब देखिए जीवन के लिए क्या आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन। अब पृथ्वी के जो बहुत ऊंचाई पर हो जाता है 10 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए वहां पे जीवन मुश्किल हो जाता है। और पानी में तो ऑक्सीजन रहती ही है, तो वहां पर जो भी जलीय जीव पाए जाएंगे, इन 11 किलोमीटर की गहराई पर भी जो जलीय जीव पाए जाते हैं वो भी ऑक्सीजन ले लेते हैं और जीवित रहते हैं। इस प्रकार से जो जीवन है ना, इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई तक पाया जाता है। तो अब मैं समझता हूं आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ एमसीक्यू का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, जलमंडल क्या है? आप लोग समझ गए होंगे कि वायु में भी होता है, जल में भी होता है, स्थल में भी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, जीवन से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, जलमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए दोस्तों ये फैक्चुअल है, इसलिए इसको याद रखना है कि एडवर्ड स्विस ने जलमंडल का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो किसने किया था? एडवर्ड स्विस ने जलमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तीसरा है, जलमंडल की ऊपरी सीमा लगभग कितनी मानी जाती है? तो देखिए इस पे आपको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे क्या है, 10-10 किलोमीटर के लगभग है, यानी ऊपर 10 है नीचे 11 है। तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी? इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं समझता हूं आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे और हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, जलमंडल की निचली सीमा कहां तक पाई जाती है? तो ये भी देखिए अभी दोस्तों आप लोगों को बताया गया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है समुद्र तल, यानी जितना समुद्र की बिल्कुल निचली सीमा है, गहराई है। तो आप देखिए हर समुद्र की निचली जो सीमा है वो अलग अलग होती है, हर जगह बराबर नहीं होती। समुद्र तल पे बहुत सारी संरचनाएं भी पाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, बी दिया है समुद्र की सतह यानी ऊपरी सीमा, ये भी नहीं होगा क्योंकि जीवन तो उसके नीचे भी पाया जाता है। सी दिया है समुद्र की गहराई यानी 11 किलोमीटर की गहराई तक, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। और डी है भूमिगत जल का स्तर, ये भी देखिए अलग अलग जगह अलग अलग होता है, तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन जलमंडल का घटक नहीं है? तो देखिए हम जानते हैं वायुमंडल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर हो गया, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर हो गया, स्थल मंडल आपको क्या हो गया बताइए, लिथोस्फीयर है। अब देखिए चुंबक मंडल एक और दिया है, तो चुंबक मंडल नहीं होगा। अच्छा कोई पूछ सकता है कि चुंबक मंडल पाया कहां जाता है? तो देखिए ये पृथ्वी में पाया जाता है और इसी चुंबक के कारण, चुंबक मंडल के कारण हम सभी क्या होते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी से बंधे होते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में आपको चुंबक मंडल विस्तार से समझाऊंगा, बस अभी इतना समझ लीजिए कि चुंबक मंडल पृथ्वी के अंदर है। छठवां है कि पृथ्वी का कौन सा मंडल जीवन का आधार है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल की जलमंडल? तो देखिए दोस्तों जलमंडल के अंतर्गत तीनों चीजें आती हैं, इसलिए जो जीवन का आधार क्या होगा, जलमंडल होगा, क्योंकि हर जगह जीवन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, वैसे मैंने बता भी दिया है। सातवां है, जलमंडल में जीवन का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ठीक है, तो ए चंद्रमा है, बी सूर्य है, सी पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा है और डी तारों की रोशनी है। तो देखिए आपको पता ही है कि जलमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बी सूर्य होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजैविक घटक है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या उत्तर होगा। जहां पर भी जो भी चीज निर्जीव होती हैं वो सब क्या अजैविक घटक होता है।
पौधे हैं, जानवर है, बैक्टीरिया है, वायु है, तो किसमें जीवन का संचार नहीं हो रहा है? आप लोग सोचिए और इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। 9वां प्रश्न में आते हैं। जैवमंडल में जीवधारियों को मुख्यतः कितने समूहों में बांटा गया है? तो कितने समूह में होगा? दोस्तों ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिए कि जैवमंडल में जीवधारियों को कितने मुख्य समूहों में बांटा गया है, कि 2 में है, कि 3 में, कि 4 में, कि 5 में। इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन है? ठीक है, शाकाहारी, पौधे व शैवाल, मांसाहारी या अपघटक। तो उत्पादक क्या है? वो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पौधे व शैवाल। जैवमंडल में उपभोक्ता कौन होते हैं? दोस्तों उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, केवल पौधे गलत बात है, केवल सूक्ष्म जीव नहीं, शाकाहारी और मांसाहारी हाँ दोस्तों, शाकाहारी व मांसाहारी जीव क्या होते हैं? अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। 12वां है अपघटक कौन है? अब इसमें बताना है अपघटक क्या है। तो बाघ व शेर है, शाकाहारी हैं, परजीवी हैं, ठीक है ना। अपघटक वो होते हैं जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उन्हें पुनः वातावरण में क्या करते हैं? समाहित करवा देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अपघटक कौन है? ए, बैक्टीरिया व कवक। 13वां है पारिस्थितिकी तंत्र का मूल आधार क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? मानव, जैवमंडल, सूर्य की ऊर्जा या महासागर में से क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न को हम इस तरीके से समझे कि वो कौन मूल आधार है या कौन सी वो मूल चीज जिसके बिना जीवन समाप्त हो सकता है। तो क्या मानव इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो क्या जीवन नहीं रहेगा? उसके करोड़ों साल तक जीवन था। जैवमंडल क्या है? ये जीवन का आधार तो है। आधार यहाँ पर क्या होता है? जीवन पाया जाता है। तो अगर ठीक है ना, लेकिन क्या उसके ऊपर और नीचे और ज्यादा गहराई या और ज्यादा ऊंचाई तक क्या पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? है। महासागर ये भी देखिए जैवमंडल का एक हिस्सा है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है, अगर वो हमको ना मिले तो क्या होगा? धीरे धीरे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? फिनिश हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, 14वां है जैवमंडल का कौन सा भाग ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों वातावरण में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया से रिलीज होती है। तो देखिए समुद्र का पानी, सिर्फ पानी होगा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी? नहीं होगा। स्थलीय पौधों से निसंदेह आपको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन कितनी मात्रा में मिलेगी? उनके पास कितना पानी होता है? समुद्री शैवाल और घास के मैदान। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्री शैवाल। ओके दोस्तों, 15वां प्रश्न होगा जीवन की सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? विविधता का मतलब है कि कहां पर आपको बताना है बहुत सारे जीव मिलेंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे सर्वाधिक मात्रा में। तो सही उत्तर क्या हो सकता है? रेगिस्तान, वर्षा वन, ध्रुवीय क्षेत्र या पर्वत। तो देखिए रेगिस्तान में तो आपको पेड़ पौधे ही नहीं मिलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ही बर्फ होती है, पर्वत और वर्षा वन। तो देखिए जहां पर पानी की अधिकता मिलेगी, अधिक मात्रा में वर्षा होगी, वहां पर जीवन की विविधता भी अत्यधिक मात्रा में मिलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वर्षा वन। ओके दोस्तों, 16वां प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों 16वां प्रश्न है कि हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? देखिए इसको समझ लेते हैं। हॉट स्पॉट पृथ्वी के वह क्षेत्र होते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, और जहां अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता मिलेगी वहां पर जैव विविधता को अत्यधिक मात्रा में खतरा भी होता है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट है। देखिए एक तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे भारत का पश्चिमी घाट है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो बाकी भी क्षेत्र है आपके
अगर आप लोग थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो मैं इसका उत्तर आपको बाद में बता दूंगा। तो इसका अभी जो सही उत्तर है वो होगा बी। ओके दोस्तों। दोस्तों 17वां है, जैवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए आवश्यक है? अब देखिए, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हाँ बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये क्या करता है, प्रोटीन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और पाचन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा कि जैवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 18वां होगा, पारिस्थितिक संतुलन किससे बनाए रखा जाता है? यानी पारिस्थितिक जो संतुलन है वो किससे बन सकता है? इसका पहले दिया है, केवल पौधों से, केवल जीवधारियों से, जैविक एवं अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रिया से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पौधे और जानवर तो आपके जैविक घटक में ही आ जाते हैं, अजैविक तो हमने छोड़ दिया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ओके दोस्तों। 19वां है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये देखिए पिछली बार टीटी में भी आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ओजोन परत करती क्या है? तो पृथ्वी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं, एक तो ताप भी बढ़ेगा, साथ ही बहुत सारे असाध्य रोग भी हमारे पृथ्वी पर फैलेंगे। ओके दोस्तों। अगला है, जैवमंडल का मुख्य कार्य है पृथ्वी को गर्म करना, जीवों के लिए आवास प्रदान करना। ये देखिए चारों ऑप्शन दिए हुए। तो देखिए जैवमंडल है क्या? देखिए इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखते हैं कि आपका वायु है, स्थल है, जल का वह भाग जहां पे जीवन पाया जाता है, या हम कहें जहां पे मनुष्य पाया जाता है, तो क्या होगा, वो उसका निवास क्षेत्र होगा, स्थान होगा, वहां पे हम लोग निवास करते हैं। तो जैवमंडल का मुख्य कार्य क्या है? ये जीवों के लिए क्या कर सकता है? आवास देता है। ठीक है ना। जो चीज जहां पे पाई जाती है वो उनका आवास क्षेत्र होता है। तो सही उत्तर बी हो गया। 21वां होगा, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी? अब देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग ऐसे भी नहीं भी आएगा तो आप लोग कर लेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जल में। ओके दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन जैवमंडल से प्राप्त नहीं होता? तो देखिए कोयला, लोहा, ऑक्सीजन और भोजन में से क्या होगा? देखिए जो कोयला होता है तो पृथ्वी के में पहाड़ों को खनन से मिल जाता है। तो ये बहुत, अब देखिए 11 किलोमीटर की गहराई तक की बात हुई है। तो लोहा एक ऐसा क्षेत्र है, आप देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी बहुत ही नीचे आपके कोर मंडल में अत्यधिक मात्रा में लोहा होता है, वहां पे पाया जाता है, वो हजारों किलोमीटर गहराई पे होता है। तो इसलिए सही उत्तर होगा बी, लोहा। 23वां है, जैवमंडल में जीवधारियों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है। अब देखिए ऊर्जा का चक्र कौन करता है? ये सूर्य का काम है। तापमान ये कौन बढ़ा सकता है? पृथ्वी को गोल रखना या जलवायु बदलना। तो जीवधारियों का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? समझिए थोड़ा सा, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवायु का बदलना। ओके। 24वां है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था? अब देखिए इसका क्या सही उत्तर होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव, देखिए फैक्चुअल है, इसका मैं ऐसे ही बता देता हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, टेंसले। ओके दोस्तों, कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वी, टेंसले। 25वां है, जैवमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये देखिए मैंने शुरू में बताया था, आप लोग इसको याद रखिएगा कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, और हाइड्रोस्फीयर क्या हो जाएगा? जलमंडल है। ओके। 26वां है, पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ठीक है, जीवन की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? सोचिए थोड़ा सा फिर बताइएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ओके, ठीक है। 27वां है,
जैव विविधता का सीधा संबंध किससे है? जैव, जैव का मतलब है जीवों के, विविधता मतलब विभिन्न प्रकार। अब देखिए, अगर आप प्रश्न को ही अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा कि जीवों की जो विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है और उसके प्रकार से है। तो इसका सही उत्तर आप लोग समझ गए होंगे कि होगा वी। ओके दोस्तों, 28वां है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक आवश्यक है? तो कौन सी गैस आवश्यक होगी जीवन के लिए? अब आप समझ सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे, न हम ले पाएंगे न किसी प्रकार का जीवधारी सांस ले पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन सर्वाधिक आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, यानी लगातार जीवन चलता रहे, जो नहीं कि पुरुषों का ही जीवन आप लोग समझे, सभी का, जितने भी जीवधारी हैं। तो आप ये किस पर? केवल मानव पर बिल्कुल नहीं हो सकता, पौधों पर बिल्कुल नहीं होगा, जल पर ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा कि जैविक और अजैविक घटकों के संतुलन पर ही जीवन की निरंतरता निर्भर करती है। 30वां है, जैवमंडल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैवमंडल दोस्तों वह क्षेत्र होता है जहां पे जीवन पाया जाता है और जीवधारी निवास करते हैं। यदि उनका संरक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? तो जीवन और जीवधारियों की जो सुरक्षा होगी वो है खतरे में पड़ जाएगी। तो सही उत्तर आपका होगा बी। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों से फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।